सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। हेलो, मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। लंच टाइम में आप सभी का स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी देश भर के बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री को सुनने हजारों छात्र इस वक्त जुटे हैं। आपको हम सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री इन बच्चों के साथ जुड़े हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। और आपकी ये चिंता भी सही होगी। धन्यवाद धीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलोगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबी लामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम तोबी लोमी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई, बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर
5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ तो उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा तुम्हें क्या लेना। ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं मन ना बोले, जो करते हैं वो बोले। जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना। कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। क्या निकाला, पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी। मोदी जी को मिला था, उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं। और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ये जो टीचर बैठे हैं ना, बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों को जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग हों परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो न्नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन।
संतुलित आहार और आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है, बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं आज तो हलवा बनाया, जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है। जी नहीं, उसके शरीर, और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है। जो उपलब्ध चीजें होती है उसी में से मिल जाता है जी, उसमें सारी चीजें रहती हैं। कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं, वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। कुछ गलत नहीं है, वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। पीएम सर, आपने एग्जाम वॉरियर में भी हमें यही संदेश दिया है, जितना खेलोगे उतना खिलोगे। थैंक यू पीएम सर। रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम की अमर भूमि, समृद्ध कला कौशल से भरपूर राज्य बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मधुमिता मल्लिक हमसे वर्चुअल माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती है। तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जहां छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे थे। और चलिए अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। जिस पल का इंतजार सैलानी बेसब्री से कर रहे थे, वो घड़ी आखिरकार आ गई। देर से ही सही, लेकिन जमकर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ। पहली बर्फबारी ने सैलानियों को जश्न मनाने का मौका दिया। इस खूबसूरती को कैद करने के लिए सैलानी परिवार संग सेल्फी लेते दिखे, तो कोई बर्फ के फाहों के बीच स्कीइंग का आनंद लेता दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 महीने से चल रहे सूखे का सिलसिला टूट सकता है और जहां अभी बर्फबारी नहीं हुई है, वहां 30 जनवरी से 2 फरवरी तक बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुछ एक इलाकों में तो बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में सीजन के पहले स्नोफॉल ने सैलानियों का जश्न मनाने का मौका दिया। वैसे ये जश्न की तो अभी शुरुआत ही हुई है। आने वाले दिनों में बर्फबारी और ज्यादा होगी और घाटी पर्यटकों से और भी गुलजार होने वाली है। इस स्नोफॉल ने गुलमर्ग की वादियों में खुशियों की चमक बिखेर दी है। यहाँ मौजूद हर सैलानी का चेहरा खुशी से दमक रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। गुलमर्ग सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है। हर साल यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। इस साल स्नोफॉल का इंतजार कुछ लंबा खींचा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रविवार को बर्फ के फाहों ने आखिरकार यहाँ की फिजाओं में खुशियों के रंग बिखेर दिए। वक्त का जिस घड़ी का सब कश्मीरियों को इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है कि अपने चारों तरफ देखे तो आदमी सफेदी सफेदी, और ये कहना गलत नहीं है कि कश्मीर जन्नत है।
और आज वो जन्नत दिख रही है। अभी हम गंडोला राइड के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों तरफ सफेद ही सफेद नजारा है, चारों तरफ बर्फ है, हरियाली है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विंटर वंडरलैंड जैसा लग रहा है जो हकीकत में है। बहुत तेज स्नोफॉल है और मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। वी आर एक्साइटेड टू गो टू फेज 1 गोंडोला। ये घाटी के गांदरबल जिले के सोनमर्ग का इलाका है। यहाँ भी लंबे इंतजार के बाद खुशियों ने बर्फ के फाहों के रूप में दस्तक दी है। टूरिस्ट रिजॉर्ट के आसपास बर्फ ही बर्फ है। जाहिर है बर्फ से लदी ये वादियां सैलानियों को खूब भाती हैं। ये सुंदर नजारा देखने, प्रकृति का विहंगम उत्सव देखने बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। घाटी में बर्फबारी का आगाज हो गया है और सैलानियों के लिए ये धरती पर जन्नत का लुत्फ उठाने जैसा है। गुलमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं हिल स्टेशन मसूरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। लॉन्ग वीकेंड पर सैर सपाटा करने यहां बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि सैलानियों की ये रौनक बनी रहेगी। वहीं उत्तरकाशी में शीतलहर की चपेट भी देखने को मिल रही है। बर्फ से झकझक सफेद पहाड़, पेड़ पौधों, पत्तियों, टहनियों, सबका हुआ बर्फीला श्रृंगार। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ की ये सफेदी सैलानियों को खूब भा रही है। आसमान से लगातार गिरती बर्फ की फुहारों का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा है। कोई अकेले तो कोई परिवार के साथ इस सफेद हो चुकी वादी में मस्ती कर रहे हैं। कोई इन खूबसूरत नजारों में सेल्फी लेकर यादों को संजोने की कोशिश कर रहा है, तो कोई पैराग्लाइडिंग के जरिए इन पलों को भरपूर जीने में लगा है। इट्स लाइक सनी था कल और आज स्नोफॉल हो गया। इट्स लाइक फ्रूटफुल। हम लोग यहाँ पे आए और इट्स लाइक नॉट एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल होगा एंड लाइक सब ड्रीम कम ट्रू हो गया। लाइव स्नोफॉल आज पहली बार देखने का मौका मिला है और उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी स्नोफॉल देखने को मिलेगी आज के दिन। हमें तो पूरा मजा एंजॉय ले रहे हैं हम, यहाँ का पूरा मजा आया हुआ है। स्नोफॉल देखना है करके तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो पूरा कंप्लीट हुआ है कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि स्नोफॉल मिल जाए लाइव, तो मिला है। और जो बस थोड़ा सा रिग्रेट ये है कि अटल टनल वगैरह जाने का था हमारा, तो बट वो हो नहीं पाया कंप्लीट क्योंकि स्नोफॉल बहुत हैवी हो गया था तो गाड़ी आगे जाने दिया नहीं। काफी इंतजार के बाद मनाली की वादियां बर्फबारी से गुलजार हुई। अटल रोहतांग टनल, रोहतांग दर्रे समेत लाहौल के ऊपरी इलाकों में खूब जमकर बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आने वाले दिनों में पर्यटकों के चेहरों की चमक और भी निखरने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे कल से लेकर अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की अधिक संभावना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला समेत शहर के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। 31 जनवरी को सूबे के चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड है कि बढ़ती ही जा रही है। राजधानी दिल्ली में पूरी जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ी। पिछले 2 दिन धूप तो निकली, लेकिन मौसम ने फिर करवट ली है और अब दिल्ली एनसीआर में अचानक ठंड बढ़ गई। राजधानी के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सुबह के वक्त कोहरा मिलता है, दिन भर धूप का इंतजार रहता है और शीतलहर से 2-4 होना पड़ता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 6 से 7 दिन तक मौसम कुछ इसी तरह रहेगा। अगले 1-2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं सुबह घना कोहरा, सड़कों पे गाड़ियां घने कोहरे से जूझती हुई और तापमान में 5 डिग्री की गिरावट तक दर्ज की गई है, जिससे एयरक्राफ्ट की आवाजाही में रुकावट आई है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, लोगों को सड़कों पे फॉग का सामना करना पड़ रहा है। मैदानों पर फुहारें तो पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी।
अगले 1-2 दिन में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। गुड न्यूज ये है कि पहाड़ों पर सूखा खत्म होने जा रहा है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की वादियां उस बर्फबारी से गुलजार होंगी जिसके लिए वो जानी जाती हैं। और इस कुदरती बदलाव ने मैदानी इलाकों के मौसम का मिजाज भी बदल दिया है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हवा में नमी बढ़ गई है और लोगों को ठिठुरन का एहसास ज्यादा हो रहा है। दिल्ली के तापमान में 5 डिग्री तक कमी आई है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 1-2 दिन में दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उम्मीद कर रहे हैं 30 के बाद जहां पे भी पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में हल्की रेनफॉल हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें 31 को और 1 को यहाँ ड्रिजल और लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदलाव देखने को मिलेगा। बुधवार और गुरुवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ों पर भी मौसम बदलने के आसार हैं। लिहाजा पहाड़ों पर घूमने गए सैलानियों की खुशियों में 4 चांद लगने वाले हैं। यहाँ किसानों की मेहनत पर भी कुदरत की नेमत बरसने वाली है। इस कुदरती बदलाव की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में इस महीने के आखिर में यानी 30 और 31 को स्नोफॉल हो सकता है। उसके प्रभाव से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल वेस्टर्न हिमालय रीजन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड 6-7 दिन चलता रहेगा। उसके साथ ही हम उम्मीद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में 30 को और 31 को हैवी स्नोफॉल हो सकता है और हिमाचल प्रदेश में 31 को हैवी स्नोफॉल हो सकता है। बेशक फिलहाल ठंड ज्यादा है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश सुहाने मौसम की सौगात साथ लाएगी। मौसम विभाग का आकलन है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में सुबह के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कोहरे से भी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने सैलानियों के लिए और पहाड़ी राज्यों में रह रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है। आने वाले 1-2 दिन में खासकर 30 और 31 तारीख को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी हो सकती है। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए अब रुक करते हैं अयोध्या नगरी का, जो राममय है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी तादाद और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जल्द ही स्पेशल ट्रेन से लोग अयोध्या जाएंगे। खास बात यह है कि दूर दूर से आ रहे राम भक्तों के लिए यहां मुफ्त सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या धाम के नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सबके मन में एक ही बात है, कैसे भी रामलला के दर्शन हो जाएं। रामलला की सलोनी सूरत को भक्त हृदय में बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि नए मंदिर में रामलला के दर्शन की बरसों की सबकी साथ जो पूरी हो रही है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों की सहूलियत के लिए नए सिरे से इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अब देश के कोने कोने से लगभग 2000 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। अयोध्या धाम और आसपास के 5 रेलवे स्टेशनों पर ये ट्रेनें आएंगी, जिनसे लाखों लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो कहां ठहरेंगे और किस तरह दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। नव्य अयोध्या के लिए ली गई लगभग 80 एकड़ जमीन पर भव्य टेंट सिटी बसाई गई है। 4 लाख वर्ग मीटर में बसी टेंट सिटी को 5 हिस्सों में बांटा गया है। टेंट सिटी के हर हिस्से में रहने की व्यवस्था है। खाने के लिए अलग से भोजनालय है। टेंट सिटी में एक दिन में लगभग 25,000 लोग रुक सकते हैं। इस टेंट सिटी में ऐसे हॉल हैं जिनमें सैकड़ों लोग एक साथ सो सकते हैं। उनके लिए चारपाई, गद्दे, रजाई सब कुछ लगा दिए गए हैं। वहीं वीआईपी लोगों के लिए शानदार और हाईटेक टेंट कुटीर भी बनाए गए हैं। टेंट सिटी की ये व्यवस्था लगभग 2 महीने तक चलेगी। उम्मीद है कि इस दौरान देश के हर कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आकर रामलला के दर्शन की अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे। खुशखबरी ये भी है कि अयोध्या आने पर श्रद्धालुओं को 1 पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, यानी ठहरने, खाने पीने और घूमने के इंतजाम फ्री होंगे। ट्रेन से आकर टेंट सिटी तक पहुँचने और दर्शन के बाद वापस ट्रेन तक पहुँचने के लिए कोई भी किराया नहीं देना होगा। मंदिर में दर्शन कराकर उन्हें स्टेशन तक मुफ्त में छोड़ा जाएगा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला है,
तो इसके नाते सभी दर्शन कर सकें, सबको दर्शन करने वालों को सुविधाएं मिल सकें, एक दिन का आवास मिल सके, भोजन मिल सके, सांस्कृतिक आयोजन भी वो अपने क्षेत्र के अनुसार देख सके, इसकी व्यवस्था हम सब बनाने का एक राम भक्त होने के नाते काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से दर्शन की सुविधा आम लोगों के लिए खोले जाने पर लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु ना पहुँच रहे हों। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार 6 दिनों में लगभग 19 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 23 जनवरी को 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, 24 जनवरी को 2.5 लाख लोग दर्शन के लिए पहुँचे, 25 जनवरी को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख रही, 26 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचे, 27 जनवरी को करीब 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए, जबकि 28 जनवरी को 3.25 लाख से ज्यादा लोग मंदिर में पहुंचे। अब मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। लोग रामलला के दर्शन पूजन का लाभ उठाएंगे और सुनहरी याद लेकर अपने घर वापस जाएंगे। समर्थ श्रीवास्तव और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। भक्त रामलला के दर्शनों के बाद खुद को बेहद सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर रहे हैं, साथ ही में रामलला को दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। यही वजह है कि महज 5 दिन में रामलला का खजाना अरबों में पहुंच गया है। अयोध्या नगरी सदियों से असंख्य राम भक्तों की आस्था का केंद्र है। अब नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो भक्तों के अंदर मानो नव ऊर्जा का संचार हो गया है। आस्था और भक्ति के बिखरते कई रंगों के साथ देश भर से श्रद्धालु राम धाम पहुँच रहे हैं। अयोध्या धाम में देश दुनिया से आए भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही बढ़ चढ़कर दान भी कर रहे हैं। राम भक्तों ने रामलला पर पैसों की बारिश कर दी है। राम मंदिर के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छप्पर फाड़ कर चंदा आ रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ही राम मंदिर में दान लिया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रामलला दर्शन के प्रथम दिन 2 करोड़ 90 लाख का दान मिला, 24 जनवरी को 2 करोड़ 43 लाख का, 25 जनवरी को 8,50,000 का, वहीं गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को 1 करोड़ 15 लाख रुपए दान में मिले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही आम लोगों के लिए खोले जाने के बाद से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल जाती है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। देखिए, ऐसा लगा साक्षात त्रेता युग में जो राम जी दिखाई देते थे वैसा ही दर्शन हुआ है। आज बहुत ही मन एकदम संतुष्ट हो गया और बड़ा ही अच्छा लगा। जय श्री राम। एकदम लग रहा है साक्षात भगवान का दर्शन हुआ और बड़ी शांति से दर्शन हो रहा है। हमने रामलला का जो मूर्ति देखा, जिस तरीके से रामलला मुस्कुरा रहे थे, लग रहा है पूरा देश मुस्कुरा रहा है। जहां राम नगरी की सुबह शाम राम नाम के साथ होती रही है, वहीं आजकल तो मानो अयोध्या में राम लहर भक्ति की नाव पर सवार है। रामलला की एक झलक पाने के लिए मानो आस्था का महाकुंभ राम नगरी में उमड़ रहा है। यही वजह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से 27 जनवरी तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने बालक राम के दर्शन कर लिए हैं, जबकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जन्म से लेके शून्यकाल तक के लिए राम होते हैं, इसलिए उसका कोई उदाहरण नहीं हम दे पाएंगे। और धन्य है वह जो लाल जो है, जिन्होंने इस मंदिर को कुरेद करके बनाया है अपनी कारीगरी से। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामनगरी जहां श्रद्धालुओं से गुलजार है, वहीं रामलला के प्रति श्रद्धा अपरंपार है। भक्तों के बीच उमंग
उत्साह, रामलला के प्रति प्रेम, विश्वास और भक्ति की ऐसी जीती जागती तस्वीर आगे भी दिखती रहेगी। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको दिल्ली में दिखाते हैं पूरे भारत की झलक। जी हाँ, राजधानी में आप पूरे देश की झलक देख सकते हैं। दरअसल दिल्ली में इन दिनों भारत पर्व मनाया जा रहा है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा, जहां तमाम राज्यों के खान पान और संस्कृति के रंग एक जगह देखने को मिल सकते हैं। राजधानी का लाल किला आजकल भारतीय कला और परंपरा के रंगों से सराबोर है। परंपरागत वेशभूषा में कलाकार सैलानियों का मनोरंजन कर रहे हैं। कहीं राजस्थानी और हरियाणवी गीत संगीत और नृत्य की उमंग है, कहीं बाइस्कोप की दुनिया से आज के बच्चों का तारुफ कराया जा रहा है, तो कहीं रामलीला का मंचन हो रहा है। खान पान, पहनावा या संस्कृति, इस मेले में आपको संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे। ये राजधानी के लाल किला में चल रहे भारत पर्व की झलक है। लाल किले में भारत आया और पूरा भारत यहीं समाया। 23 जनवरी से लाल किले में भारत पर्व की शुरुआत हो गई है। 31 जनवरी तक ये चलने वाला है, जहां पर आपको पूरा भारत नजर आएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, हरियाणा का ये लोक नृत्य है, जो हरियाणा अगर आप गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि वहाँ पर इस तरह से डांस किया जाता है और नगाड़ों के साथ म्यूजिक बजाया जाता है। वहीं आपको यहाँ पर राजस्थान का डांस नजर आएगा, साथ ही अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य के साथ ही तमाम जो राज्यों का जायका है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग राज्यों की संस्कृति और खान पान यहाँ लोगों को खूब भा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ की शान बढ़ाने वाली झांकियों को भी करीब से देखा जा सकता है। जाहिर है, इस उत्सव के जरिए लोग अपने देश की समृद्ध संस्कृति को करीब से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमारे भारत में ऐसे भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और हमें अपनी पुरानी चीजों की याद भी आ गई। सब बहने भावजे सब मिलके आते हैं, माशाल्लाह सब खूब एंजॉय करते हैं। बड़ी तादाद में लोग भारत पर्व का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 2 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि लोग पूरी सहूलियत के साथ, बेफिक्री के साथ भारत पर्व का लुत्फ उठा सके। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है और 2016 से 2024 जब हम आज की बात करते हैं, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए न सिर्फ दिन बढ़ाए गए बल्कि समय भी बहुत बढ़ा दिया गया है, जिससे लोग आए और पूरे भारत को एक साथ एक छत के नीचे देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ ऋतुजा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। वहीं राजधानी दिल्ली का बीकानेर हाउस इन दिनों कला प्रेमियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है। यहां आदिवासियों के हुनर को दर्शाती कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से हो चुका है। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की पेंटिंग्स को एक साथ लाया गया है। ये पेंटिंग्स बेहद खास हैं। हर पेंटिंग कुछ न कुछ खास संदेश दे रही है। इंसान की जिंदगी के हर पहलू की कोई न कोई हकीकत बयां कर रही है। खास बात यह भी है कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में लगी कला प्रदर्शनी में पेश ये पेंटिंग्स आदिवासी कलाकारों ने बनाई हैं। इनमें आदिवासी संस्कृति, त्योहार, पर्यावरण, लोक कथा, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की कहानियों को उकेरा गया है। आयोजकों का मकसद है कि दुनिया आदिवासियों की कला को नजदीक से देखे और उससे रूबरू हो सके। We decided to set up a foundation to support tribal artists
and the foundation has some 35 tribal artists who work in the foundation. इस प्रदर्शनी में 35 ट्राइबल पेंटिंग्स को जगह दी गई है। खास बात यह भी है कि ये पेंटिंग जाहिर करती हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी कला आपस में कितने करीब है। चाहे तकनीक हो या रंगों का इस्तेमाल, कला के हर पहलू में समानता को दर्शाती ये पेंटिंग्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक नजदीकियों को बयां कर रही हैं। मॉडर्न ट्राइबल कनेक्टिंग ट्रेडिशन थीम पर लगाई गई ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए 5 फरवरी तक खुली रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसे गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन माना जाता है, जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड संगीतमय धुनों के साथ मार्च करते हैं। इस बार भी आज शाम राजधानी में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें, इस बार बीटिंग द रिट्रीट में क्या खास है। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर आज देश की आन बान और शान का गौरव गान होगा। आज की शाम रायसीना हिल्स पर सूरज ढलने के समय सुरीली धुनों के साथ सेना के जवानों की कदमताल होगी तो पूरा देश जोश और उत्साह से भर जाएगा। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज शाम एक बार फिर देश इस मनमोहक सालाना कार्यक्रम का साक्षी बनने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम सबसे अलग होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट में खास स्वदेशी धुनें बजेंगी। सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड 31 भारतीय धुन बजाएंगे। बीटिंग द रिट्रीट को युद्ध के मैदान से लौटने के बाद सेना के जवानों की बैरक में वापसी का प्रतीक माना जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणमान्य अतिथियों समेत बड़ी संख्या में आम लोग भी इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। विजय चौक पर इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की गई है। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड के शंखनाद धुन से होगी। इसके बाद वीर भारत, संगम दूर, देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन जैसी मनमोहक धुनें बजाई जाएंगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड भारत के जवान और विजय भारत संगीत बजाएंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के बैंड टाइगर हिल, रिजॉइस इन रायसीना और स्वदेशी धुनें बजाएंगे। फिर भारतीय नौसेना बैंड INS विक्रांत, मिशन चंद्रयान, जय भारती और हम तैयार हैं समेत कई दूसरी धुनें बजाएंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह का मुख्य संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी करेंगे, जबकि आर्मी बैंड का संचालन सूबेदार मेजर मोतीलाल करेंगे। भारतीय नौसेना के बैंड का संचालन मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर MUS-2 M एंटनी और वारंट ऑफिसर अशोक कुमार भारतीय वायुसेना बैंड का संचालन करेंगे, जबकि कांस्टेबल रानी देवी CAPF बैंड का संचालन करेंगे। कार्यक्रम में आर्मी बैंड फौलाद का जिगर, अग्निवीर, करगिल 1999 और ताकत वतन जैसी धुनों की संगीतमय प्रस्तुति पेश करेगा। वहीं सामूहिक बैंड कदम कदम बढ़ाए जा, ऐ मेरे वतन के लोगों और ड्रमर्स कॉल की धुनें बजाएंगे। कार्यक्रम का समापन लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर 31 सुरों का ये शानदार संगम मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। इस कार्यक्रम के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बीटिंग द रिट्रीट के लिए नई दिल्ली एरिया में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 2 बजे दिन से रात 9:30 बजे के बीच विजय चौक के आसपास आवाजाही बंद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी दुनिया में। गांधीनगर में फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में सितारों की महफिल लगी। बॉलीवुड के तमाम सितारे समारोह में शामिल होने पहुंचे। होस्ट करण जौहर ने अपने को होस्ट मनीष पॉल के साथ ग्रैंड एंट्री की, तो वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर, करीना कपूर खान समेत कई सेलेब्स ने इस इवेंट में परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो एनिमल के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं इसके अलावा आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं विकी कौशल को फिल्म डंकी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं OMG 2 को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया। इशिता मोइत्रा को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां देखते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा पर विश्वास कर ही नहीं सकते। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।